नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी के बिल्कुल कोर में जाने का प्रयास हमेशा हम लोग करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है एक चीज़ और कि एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो सुपर टेट और यूपी टेट को हमेशा अफेक्ट करती है। लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ें क्या, एससीईआरटी पढ़ें क्या, तो उसी चीज़ को ख़त्म हम लोग यहाँ कर रहे हैं। मैथ्स भी चला रहे हैं, साइंस भी चला रहे हैं, साइंस या ईवीएस जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो एक ही चीज़ होती है। आज एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 17 शुरुआत पीछे से हुई है। तो 17वां चैप्टर स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। चैप्टर महत्वपूर्ण इसीलिए है ईवीएस प्लस साइंस दोनों में आता है, पहली बात हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे स्टार हों या हमारे प्लैनेट्स, उन सभी को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जो लोग नए हों, जिनको इस तरह की वीडियोस पसंद आए, वो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर बार नोटिफिकेशन की झंझट ना रहे और फिर आप जाके मेरे चैनल पर ढूंढो नहीं या फिर कमेंट करके पूछो नहीं। चलिए, चैप्टर है द स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। अब देखिए, स्टार्स तारे हर कोई जानता है, और ये सोलर सिस्टम मतलब जो जिसको हम कहते हैं अंतरिक्ष, उसमें घूमती हुई सभी चीज़ें, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एक आज की कल रात की खबर है, आप लोगों को महाराष्ट्र और एमपी के कुछ इलाकों में फिर से बहुत सालों बाद कुछ उड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या आप लोग उस खबर को जानते हैं? और जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वो क्या है। क्या वो एलियन तो नहीं, कहीं वो आपका सुपर टेट बिगाड़ने तो नहीं आ रहे हैं? चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोगों के लिए शुरू से, बचपन से, इवन जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनके लिए ये जो आसमान है ना, ये एक बहुत ही आश्चर्य वाली चीज़ रही है। क्यों? क्योंकि इसको समझना आसान नहीं। भाई, जो चीज़ हमें दिखती है हम उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत दूर है वो हमेशा हमारे लिए फैसिनेटिंग होती है। हमारी कहानियों में परियाँ आती हैं, तारों से निकलते हुए, चाँद से होते हुए। तो ये एक ऐसी जगह है जो सभी के लिए फैसिनेटिंग है, और रात में स्पेशली ये बहुत एक अच्छा दृश्य होता है लोगों के देखने के लिए। तो हम आज चढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स। भाई, आसमान में सबसे पहले हमें दो चीज़ें दिखती हैं। सबसे पहला दिखता है हमको प्लैनेट्स, और एक होते हैं हमें स्टार्स। अब प्लैनेट और स्टार्स में क्या अंतर होता है? देखिए, जो तारे हैं, जितने भी तारे हैं इस दुनिया में, उनके पास खुद की ना रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है, ठीक है। और प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती। जैसे अर्थ के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है, लेकिन अर्थ नीली दिखती है। क्यों दिखती है? क्योंकि जो सन है वो एक स्टार है, उसकी रोशनी अर्थ पे पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट करके ले जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, वो स्टार्स और प्लैनेट्स में अंतर यही होगा कि स्टार्स हैव लाइट ऑफ देयर ओन, बट प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती। तो याद रखिएगा, तो जो भी चीज़ें टिमटिमा रही हैं, जो भी चीज़ें चमक रही हैं, वो सभी क्या कहलाएंगी कि ये सारे स्टार्स हैं। जो चमक नहीं रहे, जो टिमटिमा नहीं रहे, वो आपके क्या कहलाएंगे? प्लैनेट्स कहलाएंगे। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। इस रात के अंधेरे में सबसे ज़्यादा चमकदार कोई चीज़ होती है, वो मून होता है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। मतलब तारे हों, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, मार्स हो, मीटियोर्स हों, एस्ट्रॉइड्स हों, कोई भी चीज़ जो अंतरिक्ष में है, उन सभी को हम एक सेलेस्टियल बॉडी का नाम या फिर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। तो कोई भी चीज़ जो अंतरिक्ष में है वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं। अब उन तारों की, उन चीज़ों की, प्लैनेट्स के, मीटियोर्स की, एस्ट्रॉइड्स की पढ़ाई कौन करता है, और उन पढ़ने वालों को लोग को क्या कहते हैं? तो द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इन्हीं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की जो स्टडी है, एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ना, तारों के विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, तो वो यही करते हैं। पृथ्वी, तारे और ये जो चीज़ें हैं, उनकी जो पढ़ाई करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स कहलाते हैं। पहले हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा चर्चित था। अब फिलहाल ये कम हो गया, क्योंकि लोग तारों की दशा दिशा पे
भरोसा कम करते हैं। पहले तो हमारे जो पूर्वज हैं वो उन तारों को देखकर आपका भविष्य, इवन आज भी जो लोगों ने देखा होगा कि कुंडली होती है या फिर आपके ग्रह दशा, आप अंगूठी पहन लो, ये कर लो, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इन्हीं तारों और इन्हीं प्लैनेट्स को, इन्हीं को देखकर आपकी दशा दिशा बताते हैं। तो ये एक पहले एक बहुत चर्चित, एक बहुत बड़ी विद्या थी। फिलहाल अब ये एक कमाई का जरिया बन चुका है। तो इसी की पढ़ाई को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और इसी की वो लोग क्या करते थे, विद्या रखते थे। आगे देखते हैं, दीज वर ऑफन यूज्ड। अब ये जो तारों की स्टडी केवल आपका भविष्य बताने के लिए नहीं, बहुत सी चीज़ों के लिए यूज होता था। क्या? पीपल इन देयर डे टू डे कंडक्ट एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइमेट एंड द रेनफॉल। वो इन तारों की, इन प्लैनेट्स के मूवमेंट से ये जांच कर लेते थे, उनके पास ऐसी शक्तियाँ या विद्या थी कि कब बारिश हो सकती है, कैसा मौसम रहने वाला है, कब आपको सोइंग मतलब कब आपको बोना चाहिए, कब आपको काटना चाहिए, कब आपको चीज़ें करनी चाहिए। और इन्हीं तारों और प्लैनेट्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही फेस्टिवल्स भी तय होते थे। तो ये था इसकी पढ़ाई का काम कि हम एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई क्यों करते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस रात के अंधेरे में सबसे चमकदार चीज़ मून के बारे में कुछ जानकारियाँ, क्योंकि जो मून है, चंदा मामा दूर से, उसके आगे याद कर लीजिएगा। द डे ऑन विच, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जिस दिन ये जो चंद्रमा है पूरा दिखता है उसको हम फुल मून डे के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि अमावस और एक और क्या होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो तो सबको पता होगा, क्योंकि बहुत से हिंदू लोग उसकी पूजा करते हैं। चलिए बता देता हूँ, पूर्णिमा कहते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम फुल मून डे कहते हैं। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। जब वो पूरा हो जाता है फिर वो धीमे 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 छोटा होने लग जाता है। ऑन द 15th डे, हर 15 दिन में अमावस और पूर्णिमा का खेल ये चलता रहता है। अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर ऑन द 15th डे द मून इज नाउ नॉट विजिबल। 15वें दिन वो गायब हो जाता है, इसको हम अमावस की काली अंधेरी रात कहते हैं, जिसमें भेड़िया आता है। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। भाई एक बार बड़े से फिर खत्म से फिर धीमे बड़ा 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 होता है, ये आप बचपन से सब लोग पढ़ चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो वो अगले दिन जो बहुत छोटा सा हिस्सा बिल्कुल पैदा होकर फिर से आता है, उसको हम क्रीसेंट मून के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ ध्यान से देखिए, द पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, जो स्मॉल पोर्शन होता है उसको हम क्रीसेंट मून कहते हैं। देन अगेन द मून गेट्स लार्जर एवरी डे एंड ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट्स अ फुल मून डे। तो मतलब एक पूरा मून आता है, उसको हम फुल मून डे कहते हैं। ख़त्म हो जाता है तो हम उसको हम न्यू मून डे कहते हैं, और न्यू मून डे के अगले ही दिन जो चांद दिखता है उसको हम क्रीसेंट मून के नाम से जानते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको फटाफट आपको रट लेना है। और जो ये पूरा चक्र चलता है, छोटे से बड़ा होना, बड़े से छोटा होना, काला होना, इसको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। मतलब मून के अपनी दशाएं कहलाती हैं। अब पहले लोग इस मून के हिसाब से, मतलब भाई तारों की जानकारी हो गई और तारों से ही सब डिसाइड होता था, तो इसी की वजह से इसी से चीज़ें डिसाइड कैसे होती तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। दिवाली हमेशा न्यू मून डे पे मनाई जाती थी। बुद्ध पूर्णिमा एंड द गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13th नाइट ऑफ द वार्निंग मून। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइट ऑफ द क्रीसेंट मून। तो ये सब जो होते हैं आपको पता है, स्पेशली आज ये बाकी चीज़ें तो आपको नहीं ध्यान में होंगी, लेकिन ईद उल फितर का पता होगा, क्योंकि जब छुट्टी होती है ईद उल फितर की, तो ये होता है कि जो मौलवी लोग होते हैं, जो भी उनका नाम होता होगा, वो लोग चांद को देख के डिसाइड करते हैं कि भाई किस दिन ईद उल फितर मनाया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस मून से ही पहले ही डिसाइड होती थी और आज भी वो चीज़ें चली आ रही है। द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून डे टू द नेक्स्ट फुल मून डे इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days इन मैनी कैलेंडर्स। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ मंथ। महीना कैसे डिसाइड किया गया? ऐसे ही महीने को डिसाइड किया गया, क्योंकि एक फुल मून डे से आपको पता है, देखिए ये फुल मून डे था। फुल मून डे से कहाँ पे गए हम लोग न्यू मून डे पे गए, मतलब पूर्णिमा से अमावस पे आए, और फिर हम लोग अमावस से पूर्णिमा पे जाएंगे। तो इस पूर्णिमा से इस पूर्णिमा, इस फुल मून डे से इस फुल मून डे के बीच में करीब 29 से ज़्यादा दिन लगते हैं। इसी को हम महीने के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं वही चली आ रही हैं, बस आजकल अब कैलेंडर का नया
चलन दिख रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कैसे फुल मून डे से न्यू मून डे होता है, ये सारे फेजेस हैं, ये सब जानते हैं। और ये सूरज की रोशनी होती है, इसके वजह से रिफ्लेक्शन होता है, जिस तरफ रोशनी पड़ रही होती है उसकी तरफ वो चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ भी समझाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन अर्थ दोनों करती है, सॉरी मून दोनों करता है अर्थ के, क्योंकि ये देखिए दोनों तीनों चीज़ें अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो सन है उसके चक्कर अर्थ लगाती है और अर्थ के चक्कर मून। तो ये आपके सामने एक चित्र भी दिया हुआ है, फटाफट आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि कैसे क्या हमारे बीच में होता है। फटाफट चाहें तो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो एनसीईआरटी की किताबें नेट पे पूरी पड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं मून्स सरफेस। लोगों को लगता है कि मून पर कोई बूढ़ी अम्मा है जो चरखा चला रही हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहुत से कवियों के लिए जो चंद्रमा है वो एक बहुत सुंदर एकदम बढ़िया सी जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? सरफेस देखते हैं। When the astronauts landed on the moon, they found that the moon surface is very dusty and barren. धूल और बंजर जगह है। There are many craters of the different sided. Craters मतलब ये गड्ढे आप देख सकते हैं फोटो में, इसको क्रेटर कहते हैं। It also has a large number of steep and high mountain. मतलब यहाँ पे बहुत गड्ढे, बहुत पहाड़ भी मौजूद हैं, और कुछ तो पहाड़ इतने बड़े हैं कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे पहाड़ वहाँ पर मौजूद हैं। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे गैसेस का कोई इतना ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम वहाँ पे जीवित रह सकें। इट हैज़ नो वाटर, अभी भी मून पर वाटर की खोज नहीं हुई है। हम एनसीईआरटी को ही मानेंगे, कोई भी संस्था कुछ भी कहता है, जब तक एनसीईआरटी में नहीं लिखता तब तक हम नहीं मान सकते। वाटर नहीं है तो भैया वाटर नहीं है। इसी वजह से वहाँ पर लाइफ भी नहीं है, ना तो वहाँ पर पानी है और ना ही वहाँ पर एटमॉस्फेयर। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन जुलाई 21, 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम, ही फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन। तो दो व्यक्ति उतरे थे, पहले व्यक्ति का नाम दुनिया में सबको पता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बट दूसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। एक बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है इस मून पर जाने की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली, ज़रूर देखिएगा, हॉलीवुड की है, अच्छी कहानी है। तो हमने देख लिया अभी कि क्या होते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हमने देख लिया प्लैनेट और स्टार में अंतर क्या होता है, हमने मून के बारे में पूरा ढंग से देख लिया। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टार्स की, क्योंकि स्टार एक बहुत बड़ा कहानी होने वाली है और प्लैनेट्स में बहुत बड़ी कहानी होने वाली है, इसलिए चैप्टर करीब करीब 3 हिस्सों में, छोटे 3 हिस्सों में बांटने वाला। द स्टार्स, मालूम चल चुका है रात में जो चमकने वाली चीज़ उसको स्टार कहते हैं। स्टार वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सन भी एक स्टार है। सन इज़ द ओनली स्टार वी हैव, हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो सन होता है, उसको हम कहते हैं, और उसके बाद जो स्टार होता है उसको हम कहते हैं। और जो हमारा स्टार है सन, वो हमारी एनर्जी का एकमात्र स्रोत है। हमारे क्या है, एनर्जी का एकमात्र जो स्रोत है वो कौन है, सन है। और ये हमारे सबसे पास स्टार है, मतलब सबसे पास स्टार कोई अर्थ के हमारे सोलर सिस्टम के वो सन है। सन से बड़े 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 स्टार्स मौजूद हैं हमारे सोलर सिस्टम में, आगे लिखा हुआ है which appears bigger, a football plays near you or a football plays at a distance of 100 meters. The stars are million of times farther away than the sun, therefore they appears to be the light point. अब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि स्टार इतने बड़े होते हैं, तो सर वो तब बहुत छोटे छोटे टिम टिम से दिखते हैं, तो वो इतनी दूर हैं, मिलियंस ऑफ डिस्टेंस पे है, उसके बावजूद दिखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े होंगे। कहा जाता है कि जो सन है वो तो बहुत बच्चा है बाकी स्टार से, उससे भी कई गुना बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में। इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, दिन में भी भाई साहब स्टार्स होते हैं, लेकिन वो इतनी दूर हैं कि उनकी लाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इतना इम्पैक्ट डालें कि सन की रोशनी के आगे बढ़ सके। तो सन की जो रोशनी होती है उसमें वो स्टार्स छुप जाते हैं, लेकिन वो जाते कहीं नहीं हैं, रहते वो वहीं पर हैं, बस हमको रात में दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त सूरज की रोशनी उनको नहीं रोक पा रही होती। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आएगी जो आपको पता होना चाहिए, और हम इसको अभी उतना भले फोकस ना करें, बट जब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जो हमारी अर्थ है
वो दो प्रकार से मूव करती है, एक रोटेट करती है और एक रिवॉल्यूट करती है। रोटेशन मतलब अपनी ही जगह पे जो पृथ्वी घूम रही है उसको हम रोटेशन कहते हैं, और जो वो सन के अराउंड घूमती है उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन अर्थ रोटेट कर रही है, वो ऐसे रोटेट कर रही है कि वो ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब वो इधर से घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। ये सवाल तो बहुत बड़ा है, आई थिंक ये बहुतों ने सोचा भी नहीं होगा। उसका जवाब देखिए यहाँ पे भाई हमारे बूझो भाई साहब ने, जो हमारे बाल खुजला रहे हैं, जो शायद 4 बाल लिए हैं, उन्होंने अपना आंसर नीचे दे रखा है। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट एज अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो याद रखिएगा, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। इधर है वेस्ट, इधर है ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर मतलब अर्थ जो है वो ऐसे ऐसे घूमती है अपने ही एक्सिस पे। आज हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हैं। आई थिंक ये वाली बात तो बहुतों को नहीं पता होगी। एक नई चीज़ आ रही है, वो है लाइट ईयर। क्या है ये? पेपर में कई बार पूछा गया है, खासकर यूपी टेट और सी टेट में। तो फटाफट देख लेते हैं। होता क्या है भैया, आपका यहाँ से घर कितनी दूर है? वो 4 किलोमीटर। बोलेंगे अरे यार वो मेरा बैग कितनी दूर रखा है? कोई कहेगा 2 मीटर, कोई कहेगा कि मेरी कंघी कहाँ रखी है, तो आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, वो किलोमीटर में नहीं नाप सकते, क्योंकि वो हमारे लिमिट से बाहर हैं। हम उनको नापने के लिए एक नई यूनिट बनाई है, वो है लाइट ईयर। तो दो डिस्टेंसेस विच आर एक्सप्रेस्ड ऑन अनदर यूनिट इज नोन एज द लाइट ईयर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। इतनी तेज, मतलब इसका एक मापन बनाया गया है कि लाइट की स्पीड एक साल में जितनी होती है उतनी दूर। सोचिए आप, डिस्टेंस सोचिए, आप इमेजिन करिए बस। तो इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज अबाउट 3 कितने 1 10 100,000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, पता होना चाहिए। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट। सोचिए कितनी लंबी दूरी है। जब हम 8 लाइट मिनट की बात करते हैं और स्पीड की होती है 3 लाख पर सेकेंड, पर सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करिए और फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करिए, डिस्टेंस आपको समझ में आ जाएगी कि कितना दूर है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट, मतलब बहुत दूर है हमारा ये अर्थ और सन की दूरी। तो ये बनाई गई है लाइट ईयर। कई बार पूछा गया कि जो लंबी लंबी डिस्टेंसेस होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, उनके डिस्टेंसेस को नापने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? भाई आपका लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। तो हम आज ये चैप्टर अभी जो है उसका जो ये पार्ट है वो यहीं ख़त्म करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम स्टार्स को समझेंगे और थर्ड पार्ट में हम फिर से क्या समझेंगे? प्लैनेट्स को खुल के समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो जो लोग नए हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो मामला, तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन ज़रूर दबा के जाना। मेहनत का थोड़ा सा रिजल्ट मिलना चाहिए। लास्ट तक वीडियो आपने देखी उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।